यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 2 है, जो अभी यूपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें टेस्ट नंबर 2 रहेगा ये, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं टेस्ट 1 आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको करा चुका हूँ, तो सेकंड टेस्ट भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में कराएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका पार्ट 1 में रहेगा और 50 क्वेश्चन आपका पार्ट 2 में रहेगा, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं। जो टेस्ट कोड है आपका 2402, ये टेस्ट कोड है इसका, ठीक है। आपका जो टाइम है इसमें जो पेपर का मिलता है 2 घंटे मिलता है, और आपका 200 जो पूर्णांक रहता है, जो मैक्सिमम मार्क्स रहता है वो 200 रहता है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सत्ता के विभाजन का कौन सा रूप संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकार और जो उत्तरदायित्व है उसके विभाजन की विशेषता है, ठीक है, जिसमें सरकार के प्रत्येक स्तर का अपना विशिष्ट क्षेत्र होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगा एकात्मक शासन प्रणाली, दूसरा है संघवाद, तीसरा है आपका अधिनायकवाद, चौथा आपका है समूह शासन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इसके बारे में सही बता रहा है, राइट। तो इसको देख लेते हैं। देखो, जो आपका संघवाद है, संघवाद सत्ता की साझेदारी का एक रूप होता है, ठीक है, जिसमें सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है, राइट। सरकार का जो प्रत्येक स्तर है उसकी अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं, और वे क्या है, एक राजनीतिक प्रणाली के तहत यहाँ पर कार्य करते हैं, राइट। संघीय जो शासन व्यवस्था है उसमें केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार जो आपके रक्षा विदेश मंत्री हैं वो, ठीक है, और मुद्रा नियंत्रण जैसे कि आपका कुछ मामलों का अधिकार रखता है वो देश की क्या एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संघवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बाकी यहाँ से कुछ जितना था वो मैंने आपको यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो मैं यहाँ पर कर दिया कि क्या इसका जो संघवाद की बात थी वो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अनुसूचित भाषाओं, ठीक है, अनुसूचित भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो अनुसूचित भाषाएं हैं उसके बारे में आपको विचार करना है। पहला बोल रहा है स्टेटमेंट, इन्हें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्रदान की गई है। तो पहला क्या है, पहला आपका यहीं से गलत हो जाता है, ये इनको 8वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है, 7वीं अनुसूची में नहीं होगा, तो पहला यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है अंग्रेजी को कुल 22 भाषाओं में से एक अनुसूचित भाषा के रूप में यहाँ पर क्या है, मान्यता दी गई है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट है, बोडो डोगरी मैथिली संथाली इस सूची में शामिल की गई नवीनतम भाषाएं हैं, राइट। तो इनमें से पूछा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें करेक्ट होगा, राइट। तो उसको देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जो पहला मैंने आपको बता ही दिया है, जो पहला आपका था वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आर्टिकल 343 है, ठीक है, 343 से 351 ये आपका भाषाओं से संबंधित है। उसके बाद उसमें भाग जो आपके भाग होते हैं, ठीक है, भाग कौन सा भाग आपका 10, ये 5 15 और 2 17, तो 17 भाग और आपका 343 से 351 तक आपका भाषाओं से संबंधित होते हैं। तो पहला यहाँ से आपका यहाँ गलत हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ बोल रहा है, अंग्रेजी की कुल 22 भाषाओं में से एक अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये क्या, ये गलत है आपका, राइट। जो सेकेंड नंबर यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेजी इस सूची में शामिल इसमें नहीं की गई है, क्योंकि आप जो कौन सी शामिल की गई थी, इसमें कुल 22 शामिल की गई थी जिसमें अंग्रेजी यहाँ पर नहीं थी। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, बोडो डोगरी जो थी, मैथिली संथाली जो इसमें है वो नवीनतम भाषाएं इस जो सूची है उसमें शामिल की गई हैं, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोडो डोगरी मैथिली संथाली को 92 ठीक है 92 में जो संविधान संशोधन था उसके अधिनियम 2003 के तहत इसे जोड़ा गया था वर्ष 2004 में, राइट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कथन तीसरा वाला कथन हमारा सही हो जाएगा। ये दोनों कथन पहले वाले ऊपर के गलत हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड का केवल एक ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जहाँ सामाजिक और अतिव्यापित होते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा है, यह संभव है कि व्यक्ति को कई पहचान हो, ठीक है, व्यक्ति की कई पहचान हो। तीसरा क्या है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि इसमें सही है, ठीक है, जो कथन बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कथन इसमें सही मैच कर रहे हैं। तो देखो इसको बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या, धर्म जाति जो नस्ल भाषा है, ठीक है, ये क्या है, आर्थिक जो असमानता है वो जैसी विशेषताओं के आधार पर समुदाय के विभाजन या उसमें जो भेदभाव है उसको सामाजिक विभाजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद क्या है, समाज में इन विभाजन की जो जड़ें हैं काफ़ी गहरी हो सकती हैं। इन जो लोग हैं उसकी जो जीवन का जो दैनिक स्तर होता है, ठीक है, बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इस पर। यह तब तक होता है जब तक सामाजिक अंतर एक दूसरे की भिन्नताओं पर अतिव्यापित हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इससे, इसी बात को लेके, राइट। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, यह संभव है कि व्यक्ति की कई पहचान हो, ठीक है, व्यक्ति की कई पहचान हो। तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती हैं और लोकतंत्र इन विविध पहचानों को विकसित होने की अनुमति देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका,
तीसरा स्टेटमेंट है सिर्फ भारत जैसे बड़े देश ही, राइट। तो देखो क्या है, आपके जो कुछ देश हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे देश हैं, और जैसे श्रीलंका में आपका तमिल सिंघली संघर्ष है, ठीक है। तत्कालीन अभी आयरलैंड गणराज्य में आपको देखेंगे प्रोटेस्ट और कैथोलिक है वो संघर्ष के रूप में कुछ किसी घटनाएं यहाँ पर सामने आती हैं। तो क्या भारत ही नहीं है, और भी कुछ देश हैं। तो तीसरा ऐसे गलत हो जाएगा। तो 1-2 स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, 2 स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हैं, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से कथन दिया है, एक कथन दो कथन दिए आपको बताने इसमें। भारत के राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। दूसरा है भारतीय संविधान के धर्म के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट देखते हैं क्या पूछा है। 4th में से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा, राइट, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कथन 1, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पर क्या है, सही बता रहा है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो तक कथन इसकी जो 1 है, 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है कौन, कथन 2, क्योंकि कथन 1 में कुछ बहुत बात और कह रहा है। देखो कथन 1 में क्या बोल रहा है, कथन 1 में बोल रहा है आपका भारत के राज्यों के लिए आधिकारिक धर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उसने संविधान के धर्म के आधार पर बोल दिया, तो भारत की बात की, उसके बाद यहाँ पर आकर संविधान की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे ही बोलता भारत के राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और बोल देता भारत में ऐसा धर्म अपनाया जाता है, भारत में ऐसे करता, तो वो तो वहाँ से करेक्ट हो जाता। लेकिन ये भारतीय संविधान को यहाँ पर ला दिया, तो ये इसका जो है सेकंड बात इसकी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट इसकी जो सेकंड बात है वो उसकी मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 4th का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में या अर्थ संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह एक धर्म को दूसरे धर्म के श्रेष्ठ की भावना को बढ़ाता है। दूसरा है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में सद्भाव के साथ रह सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है किसी विशेष धर्म के अनुयायी एक समुदाय का गठन करते हैं, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है एक धार्मिक समूह का दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है सही है, और कितने स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट होंगे 5वें नंबर में, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपको ये धर्म जो है, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। तो देखो हम क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं। जो सांप्रदायिक राजनीति की धारणा है उस पर आधारित होती है, राजनीति इस पर आधारित होती है, ठीक है। इसी विशेष धार्मिक अथवा जो जाति समुदाय हैं इससे संबंधित व्यक्ति के राजनीतिक हित की एक समान होते हैं, और उन्हें क्या हितों को बढ़ावा देने के लिए उनकी रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आपका एक और डिस्कस कर लेते हैं। ये एक धर्म जो है, ठीक है, दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की भावना को बढ़ावा देता है, और ये किसी धर्म के विशेष अनुयायी द्वारा एक समुदाय के गठन के कार्य में निहित होता है। तो कथन 1 और कथन इसी से स्टेटमेंट से हमारे कथन 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, राइट, दूसरा बोल रहा है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में सद्भाव के साथ रह सकते हैं। तो क्या होगा इसका, विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं समान नागरिक सद्भाव के साथ रह सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिक राजनीति इस विचार का विरोध करता है। तो यहाँ से दूसरा गलत हो जाएगा हमारा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो हमारे 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकतंत्र जन संघर्षों के विकसित होता है, लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जन लामबंदी से होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, 6ठवें में। तो 6ठा नंबर देख लेते हैं। देखो जो आपका पहला स्टेटमेंट है, राइट, जो लोकतंत्र के परिभाषित जो क्षण हैं उन समूहों के बीच संघर्ष शामिल होता है, ठीक है, जिन्होंने सत्ता का प्रयोग किया है और जो सत्ता में हिस्सेदारी की आकांक्षा रखते हैं। ये क्षण तब आते हैं जब देश लोकतंत्र में परिवर्तन और लोकतंत्र के विस्तार से लोकतंत्र का संवर्धन करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान लामबंदी से होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। जब कोई गहरा विवाद होता है तो अक्सर ये जो संस्थाएं हैं खुद ही विवाद में शामिल हो जाती हैं, इसका समाधान बाहर के लोगों से होगा। तो यहाँ से दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका सी यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा, 6 का सी, राइट। देखो यहाँ पे मैं आपको इस वजह से डिस्कस थोड़ा सा कर देता हूँ क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन को समझाने के बाद थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि आप जरूर नहीं कि क्वेश्चन आपसे सेम ऐसे ही पूछे, कुछ और पॉइंट बीच में दे सकता है, राइट। जिस वजह से मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ यहाँ क्या क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, इन पर कथनों पर विचार करना है। चुनाव लड़ना, जनमत निर्माण, सरकार बनाना और चलाना, विपक्षी दलों की भूमिका, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लोकतंत्र में राजनीतिक दल द्वारा उपयुक्त में से कितने कार्य यहाँ पर किए जाएंगे, ठीक है। लोकतंत्र में जो राजनीति है उस दल के द्वारा कितने कार्य यहाँ पर किए जाएंगे 7वां नंबर में। तो 7वां क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो जो पहला इसमें दे रहा है विकल्प चुनाव लड़ना, ये तो सही है क्योंकि दल चुनाव लड़ाते हैं, तो राजनीतिक दल उम्मीदवार को चुनाव के तरीकों से यहाँ पर कार्य करेंगे, ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है,
दूसरा ऐसे है जनमत निर्माण, ठीक है, जो आपका जनमत निर्माण है, जनमत निर्माण में क्या है, दल की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते हैं इसमें, राइट, तो दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है सरकार बनाना और चलाना, ठीक है, सरकार बनाना और चलाना, क्योंकि जो दल है, दल ही सरकार बनाते हैं और दल ही सरकार चलाते हैं, राइट, क्योंकि जो नीतियाँ हैं उनके बड़े निर्णय के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं, तो तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्या है, विपक्षी दलों की भूमिका, जो विपक्षी दल हैं उनकी भूमिका, क्योंकि चुनाव हारने वाले दल विपक्षी दलों की भूमिका निभाते हैं, राइट, सरकार की गलत नीति और जो असफलता की आलोचना के साथ साथ वे अपनी अलग राय रखते हैं, तो चारों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो डी सभी चार डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से या निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल यहाँ इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तो देश का देखो देश के जो हर दल हैं उसको निर्वाचन आयोग में अपना क्या एक पंजीकरण करना पड़ता है, राइट। निर्वाचन आयोग की जो स्पष्ट नियम बनाए कि जो कोई दल है कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर यहाँ पर मान्यता प्राप्त कर सकता है, तो यहाँ पर उसके रूल होते हैं अलग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 9वां नंबर, यदि व्यक्ति 13 वर्ष का बच्चा कालीन बनाने वाले कारखाने में कार्य कर रहा है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है किस मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका जो 9वां नंबर है यहाँ से हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, क्योंकि आप इसको जरूरी नहीं कि वो अपने मन से काम कर रहा है, उसका शोषण कर रहे हो कि हाँ मैं ये कराऊंगा तो आपको ये दूंगा या इतना पैसा दूंगा, आपको फोन लेके दूंगा, तो इस तरह से आप शोषण उसका कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे 9वां का हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये क्या है, संविधान मानव के जो दुर्व्यापार हैं उसके जबरन काम कराना, ठीक है। तो श्रम से क्या है, श्रम को जो 14 वर्ष से कम उनके बच्चे हैं उनको यहाँ पर प्रतिबंध लगाता है, तो यहाँ से हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, तो आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 9वें का, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार करना है। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चयन करना, दूसरा है राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित एवं सूचित करना, तीसरा विधि निर्माण। तो इनमें बोला है उपयुक्त में से कितने कार्य भारत की संसद द्वारा, जो भारत की संसद है इनमें से कौन कौन से कार्य करती है, जो भारत की संसद है इनमें से कौन कौन से कार्य करती है, ये पूछे आपसे, ठीक है, सीधे से क्वेश्चन में। तो देखो पहला स्टेटमेंट बोला है, पहला स्टेटमेंट राष्ट्रीय स्तर का सरकार का चयन, ये करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चयन करना, कार्यपालिका का चयन करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। जब हम सरकार का सब प्रयोग में लाते हैं तो ये प्रयोग यही कार्यपालिका होती है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित को सूचित करना, राइट, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी क्या आपका करेक्ट है, क्योंकि सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित एवं सूचित करना, जब संसद का सत्र चल रहा रहता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है विधि निर्माण, ठीक है, तो विधि निर्माण क्या है, ये भी विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि विधि निर्माण में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है और आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह को जो वर्ग होते हैं उनकी आवाज़ उठाती है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हैं, तो सभी तीन इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बोल रहा है आपका, दंड विधि किसी व्यक्ति के अधिकारों को किसी भी तरह की जो हानि है उससे क्षति से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है, सिविल विधि ऐसे आचरण से कृत्यों से संबंधित है जिन्हें विधि अपराध के रूप में परिभाषित करती है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, 11th में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है, गलत होगा, क्यों, क्योंकि जो दंडिक विधि है आपकी, जो दंड विधि है, ठीक है, ऐसे आचरण के कृत्यों से संबंधित है जिन्हें विधि अपराध के रूप में परिभाषित करती है, राइट। उदाहरण के लिए चोरी करना, किसी महिला के जो दहेज है उसके लिए आपका परेशान करना, हत्या करना, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से, सिविल विधि ऐसे आचरण से कृत्यों से संबंधित है जिन्हें विधि अपराधों के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से बोल रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि सिविल विधि व्यक्तियों के अधिकारों को किसी भी तरह की हानि या चोट से संबंधित, किसी भी तरह की हानि या चोट से संबंधित है, ठीक है। उदाहरण के लिए जमीन की जो बिक्री है, सामान खरीद, किराए के मामले, तलाक के संबंधित जो विवाद, तो यहाँ पे क्या दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब दूसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके गलत हैं, ठीक है। क्या बोला है, क्योंकि यहाँ पे बोला था आपका कि जो आचरण संबंधित है जो अपराध के रूप में परिभाषित करती है, ठीक है। अपराध कैसा कुछ नहीं है यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट में आपको डिस्कस कर दिए, तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, तो ना तो एक ना ही दो, डी। 12 नंबर क्वेश्चन, ओल्गा टेलिस, ठीक है, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला संबंधित है किससे, ठीक है, ये किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जीवन के अधिकार के भाग के रूप में जीविकोपार्जन के अधिकारों को मान्यता देना। तो ये यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट आंसर होगा 12 का ए, क्योंकि ओल्गा टेलिस जो बनाम बॉम्बे जो नगर निगम है कितना 1985, इसमें
इसमें जो निर्णय था उसमें जीविकोपार्जन के अधिकार को, जीवन की जो अधिकार थे उसके हिस्से के रूप में इसको स्थापित किया गया था, राइट। जो आपका आर्टिकल 21 है, ठीक है, अनुच्छेद 21 है, इसके द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार को यहाँ पर दायरा व्यापक और दूरगामी है। जीवन का अर्थ मात्र सजीव अस्तित्व से कहीं अधिक होता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, तो 12 का आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। धर्म, जाति, जन्म स्थान, इनमें बोला है संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत उपयुक्त में से कितने प्रकार के भेदभाव निषिद्ध हैं। इसमें कितने प्रकार के भेदभाव निषिद्ध हैं आर्टिकल 15 के तहत, ठीक है। तो 13 का जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है क्या रहेगा, इसको देख लेते हैं। देखो, पहला जो आपको बता रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है, वो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जो जन्म स्थान उसके आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, ठीक है। केवल शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि अन्य जो आधार हैं उस पर भेदभाव निषिद्ध नहीं है। तो हमारा क्या है यहाँ पर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथन दिए हुए विचार करना है, कथन 1 और कथन 2, ठीक है। जो कथन 1 कथन 2 दिए होते हैं आपको, ये एकदम इजी क्वेश्चन रहते हैं, तो थोड़ा सा ये देख के चलना है। अगर पहला कथन बोल रहा है तो सेम उसी कथन के बारे में आगे डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, आपका नाम पूछा कि आप, हमारा नाम ये है, उसके बाद आपका पूरा इंट्रोडक्शन ले पूछा आपका नाम क्या है, तो दूसरे बोलेगा कहाँ रहते हो, आपका काम क्या है, व्यवसाय क्या है। तो इस टाइप से भी आपको ये याद रखना है कि सीरियल से क्वेश्चन पूछता है, जो कथन 1 कथन 2 वाले जो टॉपिक रहते हैं, ठीक है, उससे तो याद रखना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, लोकतांत्रिक सरकार एक बेहद सरकार होती है क्योंकि ये सरकार से अधिक उत्तरदायी स्वरूप होती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बोला है सही होगा, राइट, पहला। तो देखते हैं 14 नंबर में, देखो 14 का जो पहला है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या सही है, क्योंकि जो एक गैर लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों की ज़रूरतों का जो प्रतिवचन है उस दे सकती है, और यहाँ पे क्या है, शासन करने वाले जो लोग हैं उनकी इच्छाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि जो उसमें जल्दबाजी या गैर जो जिम्मेदारी होती है उसके निर्णय की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर नहीं, इस प्रकार के लोकतंत्र निर्णय की जो लेने की गुणवत्ता है उसमें सुधार करता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट हैं, राइट। तो हमारे यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। ए और दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है, राइट। देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या सरकार लोकतंत्र के स्वरूप है उसके निर्णय लेने की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या है, सेकंड वाले में लोकतांत्रिक सरकार की बेहतर सरकार होती है, एबीसी के बारे में बता रहा है, क्योंकि निर्णय लेगी तो ऑलरेडी बेहतर ही होगी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से मैचिंग कर, जो आपका कथन 1 कथन 2 है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने होते हैं कि जो नियरेस्ट एकदम का आंसर होता है। अगर 100% ये है तो 99%, 97% तक ये भी होना चाहिए, यानी कि अगर 100% ये मैच कर रहा है पहला स्टेटमेंट, पहला कथन, तो ये 10% मैच कर रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर जाने की बात कह रहा है तो बीच में इसमें भी जाने की बात कही जानी चाहिए, तब यहाँ पे मैच करेगी, ठीक है, ऐसा करना है आपको। अगला क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, रंग भेद लैटिन अमेरिका की असमान विशिष्ट व्यवस्था का नाम था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट है आपका, रंगभेद प्रणाली विशेष रूप से अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। महात्मा गांधी रंगभेद विरोधियों के आंदोलन की नींव रखी थी। तो इनमें से कितने स्टेटमेंट जैसे सही होंगे या कौन सा स्टेटमेंट सही है उसमें, ठीक है। तो 15 देखते हैं। जो पहला स्टेटमेंट 15 में दिया है, रंगभेद लैटिन अमेरिका की असमान विशिष्ट व्यवस्था का नाम है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो जाएगा। रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट नस्ली भेदभाव की व्यवस्था का नाम था, लैटिन अमेरिका का नहीं था। दूसरा क्या है, रंगभेद प्रणाली विशेष रूप से अश्वेतों के लिए दमनकारी थी, ठीक है। जो अश्वेतों थे उनके लिए क्या है, ये दमनकारी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है सही हो जाएगा, क्योंकि रंगभेद व्यवस्था विशेषकर अश्वेतों के लिए दमनकारी थी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ने रंगभेद विरोधी के लिए आंदोलन की नींव रखी थी। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट है, क्योंकि महात्मा गांधी ने बड़े पैमाने पर अनुयायियों को इकट्ठा करते हुए रंगभेद जो विरोधी आंदोलन थे उसकी नींव रखी थी, राइट। और सरकार के खिलाफ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसकी भागीदारी यहाँ पर मजबूत होती है उससे, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है। दूसरा है, इसकी स्थापना G7 समूह के देशों की पहल से की गई थी। तीसरा है, इसका सचिवालय पेरिस आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा आपका 60 नंबर में, तो 16 देख लेते हैं। पहला यहाँ पे बात कर रहा है, ये वैश्विक धन शोधन आतंकवादी वित्त पोषण की निगरानी करता संस्था है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाल ही में वैश्विक धन शोधन जो आतंकवादी वित्त पोषण है उसकी निगरानी करता संस्था वित्तीय जो कार्रवाई बल है FATF, उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट सूची से हटा दिया था, ठीक है। तो आपको पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, इसकी स्थापना G7 समूह देशों से पहल से की गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो G7 देश है उसमें पेरिस में आयोजित बैठक में इसकी जो इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जो प्रणाली थी उसकी एकरूपता बनाए रखने के लिए धन शोधन को, आतंकवादी वित्त पोषण के एवं जो संबंधित खतरे थे उससे निपटने हेतु मानक निर्धारित करना ये लाया गया था। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका सचिवालय पेरिस आर्थिक सहयोग संगठन और विकास संगठन OECD मुख्यालय में, OECD जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो तीसरा है, तीसरा भी आपका करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके क्या करेक्ट हो जाएंगे, तो सभी 3 C इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, कभी कभी समाचारों में करिस गैस, ठीक है, करिस गैस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, ये किससे संबंधित है करिस गैस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 17 भी का हो जाएगा, ये इजराइल से संबंधित है। ठीक है, करिस गैस क्षेत्र पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक इजरायली प्राकृतिक गैस भंडार है। ये लेविथान और तामार गैस क्षेत्रों के समीप स्थित है। ठीक है, हाल ही में क्या है, इजराइल और लेबनान ने अमेरिकी मध्यस्थता वाले समुद्री जो सीमा थी उसमें समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो इस वजह से न्यूज़ में भी था ये। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों, भारतीय नागरिकों को विदेशी नागरिकों की दोनों सूची यहाँ पर शामिल है। दूसरा है, भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना स्वैच्छिक होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है आपका यहाँ से करेक्ट होगा, तो हमारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो बोला है, पहला स्टेटमेंट ऑलरेडी एकदम करेक्ट है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ से, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में क्या गलत है, क्योंकि जो प्रत्येक लोग भारत के सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक के लिए अनिवार्य नहीं है, तो दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका एक ओनली है। ठीक है, अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निजी सदस्य। ठीक है, निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसे सत्तारूढ़ सरकार के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका होगा, दूसरा स्टेटमेंट है, इसे संसद में पेश करने के लिए 1 माह के नोटिस की आवश्यकता होती है। तीसरा है, इससे कानून बनने की संभावना बहुत सीमित हो जाती है। ठीक है, तो इनमें से कितने कथन यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे, तो हमारा जो 19 है, 19 में जो C है इसका स्टेटमेंट, तो तीनों स्टेटमेंट आपके क्या बोल रहे हैं, करेक्ट हैं। राइट, तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। इसे संसद में पेश करने के लिए 1 माह के नोटिस की आवश्यकता होती है, करेक्ट बात है। इसे कानून बनाने की संभावना बहुत ही सीमित है। राइट, और जब का पहला स्टेटमेंट है, तीसरा वाला, तीसरा जो सही रहेगा, इसे सत्तारूढ़ सरकार के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदस्य द्वारा यहाँ पर पेश किया जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं निजी सदस्य विधेयक के बारे में। ठीक है, तो अब याद रखना है, निजी सदस्य विधेयक होते हैं, उनके तीनों बातें यहाँ पर क्या क्या हैं और तीनों बातें सही हैं वो। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, संवैधानिक संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन। दूसरा है, संसद के राज्य विधान जो सभा हैं उसमें अधीनस्थ विधान का जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो, संघ के राज्य प्राधिकरणों की प्रशासनिक इकाई का न्यायीकरण या न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसमें बोला है कितने जो प्रवर न्यायालय हैं उसमें मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के रूप के दायरे में आते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा है, तो हमारा जो आंसर रह जाएगा इसमें देखो जो 20 है, राइट, इसमें पहला स्टेटमेंट आपका तो करेक्ट होगा क्योंकि इसके न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आते हैं। ठीक है, दूसरा है, संसद और राज्य विधानसभाओं के अधीनस्थ विधान जो है उनके न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, संघ के प्राधिकरण प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है, इसका दायरा जो आपका संवैधानिक जो पुनरावलोकन है उसमें शामिल होता है। ठीक है, और आपका पुनरावलोकन का दायरा भी सीमित करता है, विधायी अधिनियम भी जारी करता है। ठीक है, उसके बाद कार्रवाई जो होती है इसमें कार्यकारी जो कार्रवाई होती है वो भी, राइट, तो ये सब जो है आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, तो सभी 3 C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र को विविधता विरासत स्थल जो हैं उसमें अधिसूचित करती है। ठीक है, कौन सा, जैव विविधता अधिनियम 2002। दूसरा है BHS जो आपका है, BHS का निर्माण भारतीय जो स्थानीय समुदाय है उसके रूप में प्रचलित संस्थाओं पर सख्त प्रबंधन यहाँ पर लगाता है। ठीक है, BHS मतलब क्या, जो आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है जिसको बोलते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जिसको बोलते हैं जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पर ये, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा ये पूछ रहा है 21 में, राइट। तो 21 में क्या होगा, देखो 21 जो बोल रहा है यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, ये देखो ये जैव विविधता अधिनियम 2002 की जो धारा 37(1) है, ठीक है, 37(1) है, उसके अनुसार राज्य सरकार समय समय पर स्थानीय निकायों से परामर्श से इन अधिनियम के तहत जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को आधिकारिक राज्य पत्र में अधिसूचित कर सकती है। ठीक है,
यहाँ पे केंद्र सरकार लिखा, केंद्र सरकार नहीं होगा, ठीक है। बीएचएस के निर्माण के लिए जो स्थानीय समुदाय है उसके लिए उपयोग के लिए प्रचलित संस्थाओं प्रथाओं का सख्त प्रबंधन लगाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि आपका प्रतिबंध बीएचएस के निर्माण जो स्थानीय समुदाय हैं उसमें प्रचलित जो प्रथा है और उपयोग है उनके द्वारा स्वेच्छा से तय की गई प्रथाओं के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, ठीक है। इसमें लगा बल्कि प्रतिबंध लगा सकता है, सख्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये भी दोनों गलत हो जाएंगे यहाँ पर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, कोई सही नहीं है यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो आपका है UNFCCC, इसमें पहला कथन बोला है भारत ने मिस्र के शर्म अल शेख आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 में अपने नेट जीरो लक्ष्य के 2070 की घोषणा की है। दूसरा है भारत ने COP27 में अपनी दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, ये पूछा है। कथन 1 और कथन 2 में कौन से सही होंगे? तो देखो 22 जो है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में ग्लासगो ब्रिटेन में COP26 में 2070 तक, ठीक है, नेट जीरो लक्ष्य की घोषणा यहाँ पर की है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। COP27 में नहीं, COP26 में। पहला तो गलत हो गया। पहले आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए कि सही बोला या नहीं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है भारत ने COP27 में अपनी दीर्घावधि उत्सर्जन कम विकास की जो रणनीति है वो प्रस्तुत की है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कि पहला गलत है, दूसरा सही है। तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। अगला देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समाचार में था, किस संबंध में ये न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मार्क क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो ग्लोबल स्टॉक टेक है पेरिस समझौते के उद्देश्य और उसके जो दीर्घकालिक लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए यह वैकल्पिक किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 का, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं। 24 है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। जलवायु और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अपतटीय जो पवन है उसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA द्वारा ग्लोबल ऑफशोर विंड एंड जो अलायंस है उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। पहला स्टेटमेंट है जल निकाय और पवन की जो गति है वो अधिक होती है और दिशा में एक समान होती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप अपतटीय पवन क्षेत्र प्रति अधिष्ठापित क्षमता से अधिक विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो 24 में देख लेते हैं। देखो इसमें स्टेटमेंट में आपसे जो भी पूछा है क्या पूछ रहा है, ठीक है, आपको उससे मतलब नहीं होता कि क्या पूछ रहा है। आपको ये बात पता होना चाहिए ये यहाँ से क्या पॉइंट गलत निकाल सकता है। आपको ये क्वेश्चन देख के ही समझ में जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन में मुझे ये पॉइंट गलत लग रहा है, मुझे ये पॉइंट सही लग रहा है। इतना आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको स्टेटमेंट देखना चाहिए कि हाँ सही बोला तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सही। वरना देखोगे आप स्टेटमेंट उसके बाद ये क्वेश्चन ढूंढोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी टाइम यहाँ पे आपको लग जाएगा। इतनी कोशिश प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की कि आपको ये लगे कि यहाँ से पॉइंट ये गलत दिया है, यहाँ से पॉइंट आपको सामने ही दिखना चाहिए कि क्वेश्चन पॉइंट में गलत दे रहा है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं 24 को। देखो 24 का जो पहला स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो आपका GOWA है, ठीक है, GOWA है जिसको बोलते हैं विंड सोर जो विंड अलायंस है, इसको ये जो इसकी स्थापना है इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी IRENA डेनमार्क और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा एकदम। दूसरा क्या है? दूसरा है जो IRENA है इसका अंतर्राष्ट्रीय जो आपका ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है। इन दोनों की उम्मीद है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1 डिग्री जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड उस तक सीमित और नेट जो जीरो का लक्ष्य है वो प्राप्त करना, ठीक है। पवन क्षमता को वर्ष 2050 से 50 तक 2000 गीगावाट से अधिक करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आज क्या है 60 गीगावाट से अधिक है इस टाइम पे। तो हमारा क्या दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे क्योंकि जो जल निकाय हैं उसमें पवन की गति अधिक होती है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24 का C। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। 25 नंबर देखते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। CCPI 2023 में भारत को 8वां स्थान दिया है, ठीक है। दूसरा है ये जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तीसरा है कोई भी देश सूचकांक से पहले 3 समग्र स्थान पर नहीं होते हैं, पर नहीं है, ठीक है, स्थानों पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर में से कौन सा होगा? तो इसको देख लेते हैं 25 को। यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट आपका दे रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका सही क्योंकि जो CCPI 2022 में भारत 10वें स्थान पर था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका 8वें स्थान पर है, सॉरी जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो था भारत 8वें स्थान पर था, ठीक है, और CCPI में भारत 10वें स्थान पर था। CCPI में
इसमें देखो बोल रहा है CCPI 2023 भारत को 8वां स्थान दिया गया है, ठीक है, 8वां स्थान दिया गया है। लेकिन जो वर्ष 2022 है उसकी रैंक 2 स्थान बेहतर थी, ठीक है। 2022 की बात कर रहा है, बेहतर थी मतलब 2022 में 10 थी और अभी 8 है, ठीक है। तो दोनों बात देखो क्वेश्चन में घुमा रहा है, ठीक है। जो मैंने बताया वो भी सेम है, ये भी सेम है। देखो मैंने बोला है CCPI 2022 में भारत की 10वें स्थान पर था, ठीक है। यहाँ पे बोला है CCPI 2023 में भारत का 8वां स्थान गया, 23 में दिया गया, बट जो 8वें बात 2022 की बात कर रहा हूँ उसमें क्या 8वां दिया, यहाँ पे दिया भी है नीचे कि जो 2022 में उसकी रैंक से 2 स्थान बेहतर है, ठीक है, तो 8वां हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट आपसे करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये जर्मन वाइज न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की जो एक्शन है उसके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि CCPI वर्ष 2005 में हर वर्ष जर्मन वाइज न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन जो नेटवर्क है उसको द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक CCPI किसके द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा, जर्मन वाच के द्वारा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, तीसरा स्टेटमेंट है, ये बोला है इसके कोई भी देश सूचकांक 3 समग्र स्थानों पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका मतलब तीनों आपकी तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी देश सूचकांक श्रेणी में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है कि समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त कर सके, ठीक है। इसलिए हमारा क्या तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले जो चक्रवात हैं उनके नामकरण में निम्नलिखित में से कौन सा देश योगदान करता है, ठीक है, कौन सा देश योगदान देता है, तो देखते हैं। देखो इसमें क्या हो, बांग्लादेश चक्रवात जो आपका है सितरंग, ये बाढ़ से तबाह हो गया था, जो सघन आबादी वाले जो निचले स्तर हैं उस क्षेत्रों तक पहुंच गया था, ठीक है। थाईलैंड द्वारा जो नामित सितरंग वर्ष 2022 में मानसून के बाद मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन दे सकते हैं ना, तो ये देखते हैं। वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में, सन 2000 में भारत बांग्लादेश, ठीक है, भारत बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार और आपका मालदीव, मालदीव इसमें नहीं है, म्यांमार, मालदीव, ओमान इसमें नहीं है, श्रीलंका, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन्होंने विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है उससे क्या है आर्थिक जो सहयोग है, तो उससे क्या है नाम रखने के, चक्रवातों के नाम रखने के लिए यहाँ पर निर्णय लिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 6, 1 3 2 6, ठीक है, 1 3 2 6 आपका बी नंबर में आ रहा है। तो 26 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, ओलिव रिडले जो टर्टल है, ठीक है, ओलिव जो रिडले टर्टल है, कछुआ, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कदम विचार करना है। ये समुद्री कछुओं की तरह भी समुद्री सरीसृप हैं। दूसरा है, ये विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले होते हैं, कछुए होते हैं। वे अपने अनूठे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अरीबदा कहा जाता है, जो केवल भारत में ही देखा जाता है, ठीक है। चौथा है, अरीबदा घोंसला बनाने का व्यवहार केरल के समुद्री कछुओं कि जो इसी प्रजाति में पाया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, कितने सही हो गए, ठीक है, 27 में। तो इसको जो पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है 27 का पहला स्टेटमेंट, ओलिव रिडले जो टर्टल हैं, कछुए हैं, समुद्री जो सभी समुद्री कछुए हैं उनकी सतह या उनकी तरह पूरी तरह समुद्री के सरीसृप हैं और सांस लेने के लिए उन्हें सतह पर आना पड़ता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, ओलिव जो रिडले टर्टल हैं उसमें विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं के सबसे छोटे और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए हैं, ठीक है। ये कछुए क्या है, मांसाहारी होते हैं। ये भी आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। ये कछुए क्या मांसाहारी होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरी बात क्या होगी, इनका नाम उनके जैतून के रंग खोल के कारण यहाँ पर पड़ता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, पहला और दूसरा। तीसरा स्टेटमेंट, वे अपने जो सामूहिक घोंसले हैं, राइट, उसके लिए यहाँ पर जाने जाता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। जो आपका अरीबदा है घोंसला, जो आपका ये जो घोंसला है, जो तीसरा बोल रहा है सामूहिक घोंसले, तो गलत हो जाएगा। चौथा आपका अरीबदा वाला, जो अरीबदा है ये घोंसला बनाने का व्यवहार केरल के जो आपका लेपिडोचिल्स जो प्रजाति है कछुआ की वहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ओलिव रिडले टर्टल है उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो केवल 2 यहाँ से करेक्ट होंगे आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो ओलिव रिडले टर्टल है वो आपका न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको याद रखना है, क्योंकि 2019 में, ठीक है, UPSC ने 2019 में इस पर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इस टाइप अगर न्यूज़ में है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखते हैं 28वां क्वेश्चन। भारत में जीवमंडल निचय आरक्षित, जिसको क्षेत्र बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा इसमें सही है, ठीक है। पहला है,
भारत में वर्तमान 18 सूचित क्षेत्र जीवमंडल जो नीचे है उसमें आरक्षित हैं, जिसमें 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र गुजरात की कच्छ खाड़ी में है और सबसे छोटा असम में डिब्रूगढ़ के सईखोवा में है। तो कौन सा इसमें सही है बताना है 28 में। ठीक है, 28 में पहली बात जो बोल रहे हैं 28 में पहली बात बोल रहा है कि जो उसका 18 सूचित क्षेत्र हैं। ठीक है, 18 सूचित क्षेत्र हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में 60,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत 18 सूचित जो मंडल क्षेत्र हैं उसमें बटा हुआ है। ठीक है, कुल 12 जो मंडल नीचे हैं इसमें। तो दोनों यहाँ पे पहले दोनों बातें सही बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा जो मंडल नीचे जो आरक्षित क्षेत्र है गुजरात की कच्छ खाड़ी में। ठीक है, सही बोल रहा है, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा जो नीचे है या मंडल क्षेत्र होता है, आरक्षित क्षेत्र होता है, तमिलनाडु और कर्नाटक के केरल तट से विस्तृत नीलगिरी के पहाड़ थे। जो सबसे बड़ा मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। ठीक है, और सबसे छोटा डिब्रूगढ़ सईखोवा के असम में। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा किया जाता है। दूसरा है संविधान सभा में अनुसूचित जाति जो होती है SC, इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछ रहा है, सही होगा 29 में। तो 29 में जो पहला स्टेटमेंट है इसमें सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा किया जाता है, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्या इनके सदस्यों का चुनाव आपका 1935 में स्थापित अनंतिम विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। ठीक है, ना कि आपका सार्वभौमिक। दूसरा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा संविधान सभा में अनुसूचित जाति SC का कोई प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं है, तो आपका क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के 26 सदस्य थे। ठीक है, कितने, 26 सदस्य थे। संविधान सभा के बारे में पूछा था, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 29 का। अगला देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मैच करना है। इसमें से प्रावधान किससे हैं और संग्रहित कौन कौन है, तो देखते हैं कौन सा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, पहला आपको फर्स्ट पास द पोस्ट जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, ये आपकी ली गई है देखो यहाँ पे जो मूल अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का सम्मान, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, और जो कनाडा का जो संविधान है यहाँ से भारत का अर्धसंघीय स्वरूप, ठीक है, क्या है, अर्धसंघीय जो स्वरूप है आपका वो यहाँ पर लिया गया है। अर्धसंघीय स्वरूप आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो आपका फोर्थ आपका ये होगा। ठीक है, फोर्थ ये मैच कर रहा है। उसके बाद क्या है, फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया था, फ्रांसीसी संविधान से आपका लिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 2 और आपके 4 करेक्ट हो गए। और देखते हैं पहला तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ये मूल अधिकारों का चार्टर, ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। ठीक है, तो ये भी आपका अमेरिका से लिया गया था। 3 करेक्ट हो गए। अब बचा कौन सा आपका पहला, जो पहला स्टेटमेंट है आपका, जो पहला स्टेटमेंट बोला है फर्स्ट पास द पोस्ट जो प्रणाली है, ठीक है, ये आपका ली गई थी, ये ब्रिटिश संविधान के से लिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो। चारों बातें यहाँ पर एकदम सही बोल रहे हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। उन्होंने एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गई होम रूल लीग में भाग नहीं लिया। दूसरा है, उन्होंने वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता को एवं वर्ष 1929 से 31 के जो मूल अधिकार थे उसमें आर्थिक नीति नामक प्रस्ताव को मसौदा तैयार किया। तीसरा है, उन्होंने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक है वो लिखी थी। और अगला क्या है, उन्होंने संविधान सभा की संघ की संविधान समिति की अध्यक्षता भी की। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कितने क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है, 31 में, तो 31 में देखते हैं। 31 में जो पहला बोल रहा है, क्योंकि 1916 में वह एनी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल हो गए थे और वर्ष 1919 में होम रूल लीग इलाहाबाद के जो सचिव बने थे, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1912 में जो यहाँ पर 1916 में एनी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल हो गए और 1919 में क्या है, होम रूल लीग के जो इलाहाबाद था उसमें सचिव बने थे। ठीक है, ये बोला भाग नहीं लिया, तो ऐसा नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की और 1929 से 31 में मूल अधिकार तथा आर्थिक नीति के नामक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या है आपका, जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1929 से 31 में उन्होंने मूल अधिकार और आर्थिक नीति नामक एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। राइट, ना कि आर्थिक नीति प्रस्ताव का मसौदा। ठीक है, तैयार किया, जिसमें क्या है, ये तो स्टेटमेंट सही बोला, इन्होंने तैयार किया, लेकिन जिसमें क्या कांग्रेस के जो मुख्य लक्ष्य थे, देश की जो भविष्य रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, इस प्रस्ताव में 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी
द्वारा अनुमोदन किया गया था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी, ना कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है उनके बारे में, उनके द्वारा नहीं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या है, गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, उन्होंने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो ये किसने लिखी थी, ये आपको पता होना चाहिए। देखो जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, और एन जो आपका ऑटोबायोग्राफी लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द हिज डॉटर, तो ये जितनी बुक थी ये आपके क्या ये लिखी गई थी आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने संविधान सभा की संघीय समिति की अध्यक्षता भी की, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत हो जाएगा यहाँ से, सॉरी चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। चौथा क्या, क्योंकि क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि संघ संविधान समिति, राज्य समिति और जो राज्यों के संवाद समिति थी, तो इनकी अध्यक्षता उन्होंने की थी, ठीक है। वो मैंने मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। तो तीसरा, चौथा और आपका पहला, तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट होंगे, 1 3 4, मतलब यहाँ से क्या 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। तो 31 का सी आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 देखते हैं, 32 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सराय घाट का युद्ध 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगल्स के बीच लड़ा गया था। दूसरा है, अहोमों की जो भूइयाँ जमींदार है उनकी पुरानी राजनीति व्यवस्था का उन्मूलन, एक नए राज्य के रूप में स्थापना करना। दूसरा है, रजाकार अहोम राज्य की मुख्य सेना थे। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा 32 में, ठीक है। तो 32 का जो हमारा आंसर रहेगा, इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है इसका 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगल्स के बीच लड़ा गया था, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका लाचित बोरफुकन है, ठीक है, बोरफुकन है, उसमें 24 नवंबर 1622 को हुआ था, ठीक है। उन्होंने वर्ष 1671 में हुए जो सराय घाट युद्ध है उसमें अपनी सेना के जो प्रभावी नेता थे वो किया था, और मुगल सेना का असम पर कब्जा करने के लिए उनका प्रयास विफल रहा। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे जो नदी है, नदी के महानतम नौसैनिक युद्ध में से एक माना जाता है, जिससे परिणामस्वरूप मुगलों को अहोमों की विजय हुई थी। ये मैंने आपको बता भी दिया ऊपर, तो ये आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है आपका, अहोमों के जो जमींदार हैं या अहोमों में जो जमींदार हैं उनकी पौराणिक राजनीतिक व्यवस्था का उन्मूलन कर एक नए राज्य की स्थापना करना। दूसरा स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का उन्मूलन करके एक नए राज्य की स्थापना, ये भी बात उनकी सही थी, क्योंकि अहोम राजा राज्य के साथ साथ जो सेना था उसका भी सर्वोच्च सेनापति होता था। दूसरा करेक्ट हो जाएगा। जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ से आपका, तीसरा स्टेटमेंट है, राजाकार अहोम साम्राज्य की मुख्य सेना थे, ठीक है। जो राजाकार थे ये 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत में संघ के जो एकीकरण है वो किया, ठीक है। भारतीय सेना ने हैदराबाद सेना के साथ निजाम की निजी सेना, जिसे रजाकार के नाम से जाना जाता था, उसको हथियार डालने के लिए विवश कर दिया, ठीक है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ से करेक्ट हैं, तो 1 और 2 ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 32 का, ठीक है। 33 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से या निम्नलिखित में से किसने वहदत अल वजूद, ठीक है, या एकस्वरवाद पर जोर दिया, एकस्वरवाद पर किसने जोर दिया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला सूफीवाद इस्लाम का एक आध्यात्मिक रहस्यवाद है, ठीक है, तथा ये एक धार्मिक संप्रदाय जो ईश्वर के आध्यात्मिक अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करता है और भौतिकवाद को नकारता है, राइट। ये अनुभूति माध्यम से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में वैराग्य या आत्म अनुशासन पर जोर देता है। तो हमारा क्या है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चिश्ती सिलसिला इसकी स्थापना भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा यहाँ पर की गई थी, ये भी याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, झांसी, सतारा, संबलपुर, नागपुर। व्यापक सिद्धांत की नीति में माध्यम से इन राज्यों में विलय सही का क्रम दर्शाना। सही क्रम इसका क्या होगा 34 का, ठीक है। तो इसको देखो, जो सही क्रम होगा 34 का वो क्या होगा, मैच कर लेते हैं। जो सतारा है 1848, ठीक है, सतारा का है 1848। संबलपुर आपका कब हो जाएगा, संबलपुर जो आपका है ये हो जाएगा 1849। नागपुर, ठीक है, नागपुर आपका 1854, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा आपका, झांसी, झांसी बचा, ये आपका हो जाएगा 1853, 1853। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो बोला है कि सही जो क्रम है, सही काल क्रम है जो विलय का, उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो जो मैच करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर 2 3 1 4। 2 आपका सतारा, 3 आपका हो जाएगा संबलपुर, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा झांसी 1853 और लास्ट हो जाएगा नागपुर 1854। 2 3 1 4 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 देखते हैं। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा
थोपी गई सामंती राज्य व्यवस्था के खिलाफ जो आपका उल गुलान मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। दूसरा स्टेटमेंट है जनजातीय शोषण के भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा ये पूछा है, ठीक है 35 में। तो 35 में देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई सामंती व्यवस्था है उसके खिलाफ जो विद्रोह की, एकदम करेक्ट बात है। दूसरी बात भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो पहली बात बोल रहा है ब्रिटिश सरकार की, जो यहाँ पर बोल रहा है थोपी गई सामंती व्यवस्था थी, उसमें जनजातीय शोषण यहाँ से इसमें कहाँ से आ गया, जनजातीय शोषण और आपका छोटा नागपुर ये सब कहाँ से आ गया। ब्रिटिश की बात हो रही तो ब्रिटिश की आगे इसकी बात करनी चाहिए थी कि क्या हो गया। तो पहले दोनों बातें करेक्ट है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है दूसरी वाली, ठीक है। तो क्या है, पहला तो करेक्ट है लेकिन दूसरा इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 35 का आंसर आपका बी। 1-2 करेक्ट है लेकिन बी इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से ताम्रलिपि, ठीक है, मडिकपट्टना, चेलीतावलो, पालूर और पिथुंडा किस प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं। करेक्ट आंसर आपका 36 का हो जाएगा क्या, बी। बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या है, देखो ये कुछ टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है पेपर में, ज़्यादातर पूछना चालू कर दिया। तो कभी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस टाइप से क्वेश्चन पूछने के। ये आपको 3-4 बातें दे देगा किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने कटक में महानदी के तट पर वार्षिक बलि यात्रा को उल्लेख किया, जो प्राचीन कलिंग और जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके मध्य रहे जो पुराने संबंध थे वो यहाँ पे इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे कि बाली यात्रा शब्द जो शाब्दिक रूप है, बाली की यात्रा देश के सबसे बड़े जो उत्सव हैं उससे बताते थे इसको, ठीक है। और आपका जैसे कि जो ये बाली यात्रा जैसे मैंने बताया उस टाइप से जितने भी है कुछ हैं पॉइंट्स, इस टाइप से आपको दे सकता है कि मणिपट्टना क्या है, ताम्रलिप्पि क्या है, पिथुंडा क्या है ना, चेलीतालो क्या है, पालूर क्या है। तो ये सब आपको क्वेश्चन बता सकते हैं कि क्या है सब, ठीक है। देखो इस क्षेत्र में 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बंदरगाहों का विकास भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 37 नंबर। 37 है संस्थापक दिए, महिला संगठन दिया है, सरला देवी चौधरानी, पंडिता रमाबाई सरस्वती, इलाबेन भट्ट। तो इनमें से आपको सही सम्मिलित करना है, कौन से इसमें सही सम्मिलित है, ठीक है। 37 में करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से सरला देवी चौधरानी भारत स्त्री महामंडल, एकदम करेक्ट है, ठीक है। कब, 1910 में, ठीक है। अगला क्या है, पंडिता रमाबाई सरस्वती, ये क्या है, अच्छा आर्य महिला समाज, ठीक है, आर्य महिला समाज, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि पंडिता रमाबाई सरस्वती महिलाओं की सेवा के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तीसरा है इलाबेन भट्ट, ठीक है, जो इलाबेन भट्ट हैं ये भी स्टेटमेंट क्या है इनका करेक्ट होगा क्योंकि इलाबेन भट्ट ने स्वरोजगार महिला संघ जो सेवा है उसकी स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। सेवा का जो उद्भव है 1920 की अनुसुईया साराभाई और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित टेक्सटाइल लेबर जो एसोसिएशन थे उससे हुआ था। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पद फिन फिर से रीड कर देता हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है जो पद दिया हुआ है फिन फ्लू एंसरर्स, ठीक है, पद फ्लू एंसरर्स को सर्वोत्तम अर्थ में वर्णित करता है कौन, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है, फिन फ्लू एंसरर्स, ठीक। ये क्या है आपको, ये है एक 38। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये हमारा सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों से मुद्रा एवं शेयरों में निवेश करने का संदर्भ में परामर्श देता है, ठीक है। तो देखो भारतीय जो आपकी प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है सेबी वित्तीय जो प्रभावकारिता रखने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देशों पर कार्य करता है, ठीक है, जिन्हें लोकप्रिय के रूप में जो आपका फिनफ्लुएंसर है इसमें रूप में यहाँ पर इसे जाना जाता है, राइट। जो आपका फिनफ्लुएंसर है इस सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय लोग हैं जो शेयर में निवेश के लिए संदर्भ के लिए सलाह देते हैं, ठीक है, एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्टी क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित चुनावी प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो आपका प्रणाली होती है उसमें विजयी प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए FPTP जो आपकी ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ये प्रणाली संविधान द्वारा निर्धारित है। तीसरा है भारत द्वारा किसी भी पद के लिए समानुपातिक प्रातिनिधिक प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है, ठीक है। 39 में तो देखते हैं 39 क्वेश्चन में जो बी यहाँ पर देखो जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ये आवश्यकता नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका
सही है, ठीक है, बहुमत का नहीं हो सकता, नहीं तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे बहुलता प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए FPTP प्रणाली संविधान द्वारा निर्धारित है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि चुनाव की यह प्रणाली संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए यहाँ पर संविधान द्वारा निर्धारित है, ना कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए। भारत द्वारा किसी भी पद के लिए और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। तो क्या ये गलत है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये इस वजह से गलत होगा क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो चुनाव है, ये राज्यसभा के विधान परिषद का चुनाव होता है, इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली होती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वो तीसरा और जटिल जो तरीका है वो निर्धारित करता है। तो यहाँ पर डी इसका तीसरा इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बोलता नहीं अपनाई थी, ये अपनाई जाती है, ठीक है। तो 2 और 3 गलत है, यहाँ गलत पूछा है तो 20 का आंसर हो जाएगा। सही पूछता तो सिर्फ एक यहाँ पर नहीं है, तो गलत पूछा है, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा कथन राष्ट्र शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, ठीक है। राष्ट्र शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। पहला स्टेटमेंट है स्वाधीनता और राज्य का विचार, एक संस्कृति राज्य के व्यक्ति जो भविष्य में एक साथ अपनेपन की जो भावना रहती है उसका बढ़ावा देना, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एक कल्पित समुदाय जो एक क्षेत्र के भीतर साझा विश्वास, समान ऐतिहासिक अतीत और साझा राजनीतिक विचारों द्वारा निर्मित होता है। तो डी हमारा यहाँ से क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, साझा विश्वास ये क्या है, एक राष्ट्र का अस्तित्व होता है तब होता है जब उसके सदस्यों को विश्वास होता है कि वह एक साथ हैं, ठीक है। समान इतिहास क्या होता है? समान इतिहास होता है कि जो लोग खुद एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं और निरंतर ऐतिहासिक पहचान करने की भावना रखते हैं। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र राष्ट्र के विशेष क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना, ठीक है। तो ये सब आपको सब बातें इसमें वर्णित की गई, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI G7 के भीतर विकसित एक विचार की प्रणनीति के रूप में वर्णित किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसे वर्ष 2020 में 15 सदस्यों द्वारा आरंभ किया गया था। तीसरा, GPAI का सदस्य भारत है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा? कितने सही होंगे? 41। तो करेक्ट आंसर आपका 41 जो होगा इसका हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके यहाँ पर करेक्ट होंगे, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट बोला है जो पार्टनरशिप और जो इंटेलिजेंस G7 के भीतर विकसित हुआ, तो पहला करेक्ट है। दूसरा भी आपका करेक्ट है, इससे जो 15 सदस्य हैं 2020 में आरंभ किया गया था, ठीक है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा, GPAI का सदस्य भारत है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 41 का C। 42 देखते हैं। 42 है इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है लोगों के अंधेपन और दृष्टि क्षीणता के मुद्दे का ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्या है? वर्ष 2022 का विषय ये था लव योर आइज, ठीक है। ये क्या इसका विषय था 2022 का, ये पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर दोनों करेक्ट हैं। ये वर्ष 2022 का थीम था, विषय मतलब थीम होता है, और ये क्या है, ये आपका जो लोगों के अंधेपन की दृष्टि उसकी जो छीड़ता है उस मुद्दे को ध्यान को आकर्षित करने के लिए विश्व दृष्टि दिवस मनाया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है, दोनों फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन। 43 है पहला स्टेटमेंट, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली जो आपकी IRNSS भारत के साथ साथ इसकी सीमा में 1800 किलोमीटर तक फैले जो उपयोग करता है उसको सटीक वास्तविक समय स्थिति और सेवाएं प्रदान करने में डिजाइन किया गया। दूसरा है नेविगेशन प्रणाली में 6 उपग्रह शामिल हैं, 3 तुल्यकालिक कक्षा और 3 भूतुल्यकालिक कक्षा, ठीक है। और आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट नहीं है, तो उन्होंने से पूछा इन दोनों में इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे 43 में, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? तो आपके देखो दोनों बातें क्या यहाँ पर गलत हैं, दोनों बातें गलत हैं। तो बातें देख लेते हैं क्या क्या गलत थी यहाँ पर दोनों। तो देखो पहला बोला है इससे नेविगेशन प्रणाली IRNSS की सीमा 1800 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र, तो ये पहला स्टेटमेंट है, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पहले इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि देखो जो IRNSS है उसको भारत के साथ साथ इसकी सीमा के लिए 1500 किलोमीटर नहीं, ठीक है, ना कि 1800 किलोमीटर, यहाँ पे 1800 दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से पता चल गया कि हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा ये है कि जो इसमें कुल 8 उपग्रह हैं, हालांकि यहाँ पे केवल 7 ही सक्रिय रहते हैं, ठीक है, 8 हैं, लेकिन यहाँ पे कुल 7 सक्रिय रहते हैं, यहाँ पे 6 लिखा है, राइट, ये गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत हैं, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा 43। 44 नंबर देखते हैं यहाँ से। 44 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रारंभ मिशन और प्रारंभ मिशन के बारे में दोनों क्वेश्चन पूछा है। प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3 पोलैंड अंतरिक्ष ले जाना, जिसमें 2.5 किलोग्राम का पोलैंड भी शामिल है, जिसे कई देशों के छात्रों द्वारा विकसित किया गया। दूसरा है प्रारंभ मिशन और विक्रम S रॉकेट हैदराबाद स्थित स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण के व्यापक समर्थन से विकसित किया गया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका बोल रहा है करेक्ट होगा 44 का, ठीक है। तो 44 का जो हमारा आंसर रहेगा यहाँ से
44 में दोनों बातें आपकी एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। तो पहला भी जो बोला है, प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3 जो आपके पेलोड है उसको अंतरिक्ष में ले जाना, जिसमें 2.5 किलो का पेलोड शामिल भी होगा, तो पहला करेक्ट है। दूसरा है, और इसमें दूसरा जो आपका प्रारंभ मिशन है इसमें विक्रम एस रॉकेट हैदराबाद स्थित जो स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो है उसके द्वारा यहाँ पर संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के लिए विकसित किया गया था। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन मानव प्राप्तकर्ताओं गैर मानव ऊतकों के अणु के प्रत्यारोपण पर शामिल होता है। दूसरा है, जीनोम प्रौद्योगिकी का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए के बदलने की सक्षम बनाती है। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है, सुकर अंग प्राप्ति हेतु प्राइमेट की तुलना में अधिक सुलभ होते हैं और क्योंकि ये इन्हें पालना आसान होता है और ये 6 माह के में ही वयस्क आकार यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ये कितने स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है क्योंकि जो आपका जेनो ट्रांसप्लांटेशन है मानव जो प्राप्त करता है उसमें गैर मानव ऊतकों का यहाँ पर शामिल होता है, पहला करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से होगा, दूसरा स्टेटमेंट जीनोम एडिटिंग जो प्रौद्योगिकी है एक समूह जो वैज्ञानिक को किसी जीव जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में बदलने की सक्षम बनाती है, दोनों, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, तीसरा स्टेटमेंट सूकर अंग प्राप्ति हेतु जो आपके प्राइमेट इसकी तुलना में अधिक सुलभ होता है क्योंकि इन्हें पालना आसान हो जाता है और ये 6 माह में वैश्विक आकार प्राप्त करते हैं। ये भी स्टेटमेंट एकदम फैक्चुअल पॉइंट है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो ये विकास हमें वैश्विक रूप में अंग की कमी के समाधान के लिए एक कदम करीब ला सकता है, राइट। भारत में रोगियों को प्रतिवर्ष 25,000 से 30,000 यकृत जो प्रत्यारोपण है उसकी आवश्यकता होती है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन 2008 में चंद्रयान फर्स्ट के साथ शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य चंद्रमा के 3 आयामी मानचित्रण की खनिज मानचित्रण करना। दूसरा है, चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर लैंडर रोवर शामिल है जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में अन्वेषण करना। तीसरा है, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान पोलैंड चंद्रयान 3 पेलोड चंद्रयान 2 मिशन में समान ही है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके इसके बराबर होगा या इसके सही होगा इसमें से, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं 46 का। पहला इसमें बोल रहा है, भारत का चंद्र मिशन 2008 चंद्रयान फर्स्ट के साथ शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य चंद्रमा त्रिआयामी मानचित्रण करना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा इसमें चंद्रयान 2 एक ऑर्बिटर लैंडर और आपका रोवर इसमें शामिल है जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करना। और चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान GSLV मार्क 3 या मार्क 3 M1 द्वारा प्रमोचित किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान पेलोड चंद्रयान 2 के मिशन के ही समान है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा का सतह का सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 नंबर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, UNHRC एक अंतर सरकारी निकाय है जो वैश्विक रूप से मानवाधिकार प्रचार संरक्षण और सुदृढ़ करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है, NHRC की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR जिसको बोलते हैं, ये पेरिस में है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये कितने सही है, ठीक है, 47 में। तो यहाँ से देखो 47 में पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, क्योंकि मानवाधिकार परिषद जो राष्ट्र प्रणाली है इसके अंतर्गत सरकारी निकाय है, करेक्ट है पहला। दूसरा क्या है, NHRC की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी, राइट। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR पेरिस में स्थित है, ठीक है। इनका मुख्यालय पेरिस में नहीं है, इनका मुख्यालय जिनेवा, जहाँ पर स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो 2 कथन यहाँ से सही हो जाएंगे आपके। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जिसका मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। दूसरा है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो है NCRB की स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स जो होती है टास्क फोर्स उसमें 1985 की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट होगा, ठीक है। 48 में देख लेते हैं, करेक्ट ही पूछ रहा है। हाँ, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका 48 में करेक्ट होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर ओनली जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पर आपका करेक्ट बोल रहा है। ये जो आपका अपराध ब्यूरो है NCRB की स्थापना पुलिस आयोग गृह मंत्रालय टास्क फोर्स पर किया गया था, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है वो गलत है, क्योंकि अपराध जो आपका ये ज़्यादातर बातें सही हैं, लेकिन जो इसका पहली बात बोल रहा है स्टार्टिंग में, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो NCRB के मुख्यालय कहाँ है, मुंबई बोला है। मुंबई नहीं होगा, वो आपका नई दिल्ली होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा आपका, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो 48 का यहाँ से आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 48 का बी। 49 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित जगहों पर विचार करना है।
योजना दी हैं कुछ, तो मैच करना है इनको, कौन कौन सा सही है। देखो योजना दी है और मंत्रालय दिए हैं, ठीक है। 49 में देख लेते हैं। देखो किरण जो है आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। किरण क्या था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। और मनोदर्पण जो है पहला करेक्ट हो गया। जो मनोदर्पण है ये आपका आएगा, मनोदर्पण आपका आएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, शिक्षा मंत्रालय की पहल है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा की पहल है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ये गलत हो जाएगा दूसरा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का है। तीसरा है सुगम्य भारत जो आपका अभियान है, ये आपका है सुगम भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो 2 करेक्ट हैं, 1 और 3, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 2 युग्म, तो केवल 2 युग्म, तो यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 युग्म, ठीक है। 50 नंबर देखते हैं, 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आएगा 50 नंबर है। अनुच्छेद दिए हैं, ठीक है, अनुच्छेद 47 ये है, इनमें युग्मों पर विचार करना है। अनुच्छेद 47 क्या बोल रहा है, ठीक है, 48 क्या बोल रहा है, 43 क्या बोल रहा है, 40 क्या बोला, 45 क्या बोला, ये पूछा है यहाँ पे। तो देखो अनुच्छेद जो 40 है आपका, अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायत से संबंधित होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अनुच्छेद जो आपका 40 है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। तो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगला क्या है, सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट अनुच्छेद 40 है, बता चुका हूँ। 43 क्या होगा, उद्योगों के जो प्रबंधन है उसमें श्रमिक की भागीदारी, ठीक है, उद्योगों के जो प्रबंधन है उसमें श्रमिक की भागीदारी। तो 43A ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका नहीं दिया है। 47 क्या है, लोगों की जो पोषण स्तर है उसमें जीवन स्तर को उठाना और सार्वजनिक यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुधार लाना, तो करेक्ट है। 45 आपका हो जाएगा, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा प्राप्त करना, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, तो देखते हैं इसमें दूसरा कहाँ पर नहीं है। तो मतलब 3 यहाँ से बोला है, ठीक है, यहाँ से ऐसा नहीं बोला, तो बोला कौन कौन से करेक्ट है, तो 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट होंगे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 सी 3 युग्म है जो मैंने आपको बताया, तीनों युग्म आपके करेक्ट है वो सी। तो यहाँ से देखो मैंने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। जो आपका टेस्ट नंबर कौन सा था, टेस्ट नंबर 2 था, ठीक है, दृष्टि का टेस्ट 2, और पार्ट 1 में आपके मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जो पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, पार्ट 2 रहेगा उसमें मैं आपका 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक वहाँ कवर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट मैं आपका आंसर राइटिंग का वीडियो लाऊंगा, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर आप, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपका जो विजन आइस का है वहाँ पे भी मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, उसका भी टेस्ट 3 मैं ला चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं आप, राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।